नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट, सेट या फिर टीजीटी, पीजीटी या फिर आप प्रवक्ता, लेक्चरार की अगर तैयारी कर रहे हैं जिनका विषय हिंदी है, तो उनके मन में एक प्रश्न बहुत रहता है जिसके बारे में, उन पुस्तकों के बारे में भी उन्होंने काफ़ी सुना होता है, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल और नागेंद्र की पुस्तक। तो नागेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास का मैं एक मैराथन वीडियो बना रहा हूँ जो कि आदिकाल पे बेस्ड है। आदिकाल का ये मैराथन वीडियो होगा जो एक ही वीडियो पूरा आदिकाल फिनिश करेगा, वो भी नगेंद्र की पुस्तक का। नगेंद्र जी की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी पे ये बेस्ड वीडियो है। क्योंकि हमारे मन में रहता है कि उस पुस्तक कई सारों के पास वो पुस्तक नहीं होती है। हालांकि मैं नोट्स वीडियो भी डाल रहा हूँ रोज़, लेकिन आज ये मैराथन है, ये बुक्स की है। और अगला ही मैराथन आदिकाल का मैं एक और बनाने वाला हूँ, वो रामचंद्र शुक्ल की बुक का होगा। तो ताकि आपके पास नगेंद्र का भी मैराथन पूरा चले आए और रामचंद्र शुक्ल की जो बुक हैं उनका भी पूरा चले आए, और साथ में जो मेरे नोट्स चल रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो नोट्स मेरे इन बुक्स से और उससे, दृष्टि से, मनोज मिश्रा से, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे हो गया, या फिर प्रतियोगिता साहित्य, इन सारी बुक्स से मैंने उसमें निकाल के चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन कई लोगों को ये होता है कि हमें नगेंद्र पढ़नी है, पर वो कैसा मैटर है देखते हैं, तो उसी पे ये वीडियो है दोस्तों। तो चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं अध्याय 2। ठीक है, अध्याय 2 बोल रहा है, अध्याय 2 आदिकाल। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि अध्याय 1 क्या था। तो हिंदी साहित्य का विकास के बारे में ही, उद्भव और विकास के बारे में ही अध्याय 1 है, वो मैंने नहीं डाला है, लेकिन मैं आदिकाल को ही डायरेक्ट करा के चल रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, हिंदी साहित्य का आरंभ। हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा है। इस भाषा का विकास एक जन भाषा के रूप में हुआ। जन भाषा मतलब जनता की भाषा के रूप में हुआ। कोई भी जन भाषा अपने प्रवाह में अक्षुण्णता में सदा एक रूप में नहीं रह सकती, क्योंकि वो बदलते रहती है। स्थान काल में के भेद से उसमें रूप भेद भी स्वतः उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि वो समय बदलता जाता है तो उसके रूप में भी कहीं ना कहीं उसमें आपको बदलाव देखने को मिलता है। वो यही बात बोल रहे हैं। अब देखते हैं, आगे को पढ़ते हैं इसको। ठीक है, रूप भेद में भी स्वतः उत्पन्न हो जाता है, किंतु जब तक उन रूपों की तात्विक समानता सुरक्षित रहती है तब तक वे एक ही भाषा का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा ने भी स्थान और काल के भेद से अपनी दीर्घ मात्रा में अनेक रूप धारण किए हैं। जैसे कि आपने हिंदी का विकास क्रम पढ़ा हो तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, हिंदी, तो वैसे ही जैसे कि काल में परिवर्तन हुआ तो कहीं ना कहीं उसके रूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हिंदी का विकास ही हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, रूप धारण किए। मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगुरू, मेवाती, हाथोड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी, डूंडाड़ी, मालवी, भीली, खानदेशी, पहाड़ी आदि उसके अनेक रूप भेद पाए जाते हैं। कि जैसे कि आपने अपभ्रंश पढ़ा होता है, अपभ्रंश के अंतर्गत 5 उपभाषा आती हैं, उपभाषा के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। तो उसी का ये रूप है कि जैसे वो उसका रूप परिवर्तन देखो होता चल रहा है काल के अनुसार। इन सब में तात्विक समानता विद्यमान है। आजकल इन भाषा रूपों को स्थान भेद से स्मरण किया जाता है। स्थान भेद से आपने देखा होगा कि हर स्थान की एक अलग बोली होती है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। किंतु काल भेद से ही इन रूपों में अंतर है। कुछ शताब्दियों पूर्व का ब्रज या मैथिली का रूप आज यथावत नहीं मिलता, किंतु तात्विक समानता, क्या बोल रहे हैं, किंतु तात्विक समानता के आधार पर पूर्व काल के वे रूप भी ब्रज या मैथिली रूप ही के माने जाते हैं, और उन सब रूपों में रचित साहित्य भी हिंदी का ही साहित्य कहा जाता है। अतः भाषा के रूप भेद को भुलाकर तात्विक परिवर्तन के आधार पर ही एक भाषा के अंत और दूसरी भाषा के आरंभ का इतिहास स्वीकार करना समीचीन प्रतीत होता है। तो ये वाला जो फैक्ट है इसको आप देख सकते हैं, ये अच्छा एक कोट है, ये बन सकता है। ठीक है, अब देखो, इसी दृष्टि से अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानकर उसके समानांतर तात्विक आधार पर भिन्न रूप में विकसित भाषा को पृथक नाम देने की आवश्यकता है। यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही। कब तक, इसको देखो, यदि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शताब्दी
तक साहित्य की भाषा बनी रही तथा 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई। तो मतलब कि बोलचाल से वो 8वीं शताब्दी से कहीं ना कहीं भाषा से पृथक होकर उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई थी 8वीं शताब्दी से, और वो 15वीं शताब्दी तक साहित्य की भाषा बनी रही। अब देखो इसी में क्या बोल रहा है, इसी भाषा को कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है, जो पुरानी हिंदी कहा है, और कुछ विद्वानों ने अवहट नाम दिया है। अगर आपको पता हो कि अपभ्रंश के बाद अवहट नाम आता है तो कुछ विद्वानों ने अवहट नाम दिया, परंतु वास्तविकता यह है कि वह भाषा हिंदी है और उसे उत्तर अपभ्रंश या अवहट नाम देना भ्रम उत्पन्न करना है। जिन विद्वानों ने ये नाम दिए हैं वे भी अपने मत के अंतर्गत प्राय उक्त तथ्य का समर्थन करते रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, स्टार पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट हमेशा पूछा जाता है आपके पेपर में, इसको याद रखना, मैंने अंडरलाइन कर दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उत्तर अपभ्रंश ही क्या है, पुरानी हिंदी है। यहाँ उत्तर, स्टार पॉइंट देखो, यहाँ उत्तर शब्द काल का बोधक न होकर साहित्यिक अपभ्रंश से इतर बोलचाल की उस भाषा का बोधक है जो साहित्यिक अपभ्रंश के एक रूप की स्वीकृति के पश्चात उसके बाद के रूप में स्थापित होती जा रही थी। तो समझ रहे हो, यहाँ पे जो उत्तर अपभ्रंश बोला गया है वो उत्तर काल के लिए नहीं बोला गया है। इस चीज़ को आप याद रखना, पेपर में बन सकता है कोट के रूप में। वो उत्तर शब्द काल का बोधक न होकर साहित्यिक अपभ्रंश से हटके बोलचाल की उस भाषा का बोधक था। तो किसका बोधक था? बोलचाल की उस भाषा का बोधक था जो साहित्यिक अपभ्रंश के एक रूप की स्वीकृति के बाद, साहित्यिक अपभ्रंश की एक रूप की स्वीकृति के पश्चात उसके बाद के रूप में स्थापित होती जा रही थी, उसका ये बोधक था। अगला क्वेश्चन देखो, अगली बात क्या बोल रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदि काल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती, तथा राहुल सांकृत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना। तो याद रखना, उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचना माना है राहुल सांकृत्यायन ने भी, रामचंद्र शुक्ल ने भी। अतः देखो, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, अगर आपको पता हो कि राहुल सांकृत्यायन की ये रचना है, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं, लेख में देखो क्या बोल रहा है, लेख में उन्होंने हिंदी कविता का आदि मतलब शुरुआती रूप नालंदा विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया है। इसी प्रकार राम कुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आप सभी को पता है 1929 में लिखा राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसमें कि 693 से 1693 तक का ही जिक्र है, आप सभी को पता होगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी और राहुल सांकृत्यायन के मतों को स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है। तो कह सकते हैं कि आदिकाल के अंतर्गत हर किसी ने उत्तर अपभ्रंश के जो भी कवि थे उनको आदिकाल के अंतर्गत स्थान दिया है और इसका समर्थन भी किया है। हाँ, साथ ही साथ देखो, शुक्ल जी के साथ साथ कुछ सहमत होते हुए भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश का विवेचन आदिकाल के भीतर करते रहे हैं। तो अपभ्रंश का विवेचन किसके अंतर्गत किया गया है? आदिकाल के भीतर करते रहे हैं। द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है, स्टार मार्क पॉइंट है भैया, इसको देखो, अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया कि
इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदि काल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ा हुआ रूप था। जो कि 8वीं सदी से स्टार्ट हो रही थी और 10वीं से 14वीं सदी का जो काल था वो अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन मतलब बाद की अपभ्रंश कहते हैं, उत्तरकालीन अपभ्रंश भी कहते हैं, और कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं कि ये क्या है कि पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। अब देखो रूप परिवर्तन कैसे हुआ, अपभ्रंश से अवहट कैसे हुआ, वो बोल रहा है कि उसमें क्या हुआ, 12वीं सदी तक तो वो हिंदी वाला रूप ही चलता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसमें काल के अनुसार समय के अनुसार उसमें तत्सम शब्द ऐड होने लगे, और जब तत्सम शब्द आने लगे उसमें तो उसका रूप कहीं ना कहीं परिवर्तित हो गया। अब इसमें क्या होता है देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये, इसको समझो। देखो 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं कि अपभ्रंश जो है वो हिंदी से अलग है, क्योंकि 12वीं सदी के बाद क्या हुआ, उसमें नए तत्सम शब्द भी जुड़ने लगे थे। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को अपभ्रंश के उत्तरकालीन मतलब कि बाद के साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। उनके वक्तव्य से यह सिद्ध हो जाता है कि उत्तर अपभ्रंश मतलब बाद का अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। उनके अनुसार अपभ्रंश में शब्दों के तद्भव रूप के प्रयोग की प्रवृत्ति थी। मतलब उनके अनुसार जो अपभ्रंश में शब्दों के कैसे रूप थे, तद्भव रूपों का प्रयोग की प्रवृत्ति थी, किंतु जब उसमें तत्सम रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित होने लगी तब एक नई भाषा का रूप उभरा जिसे हिंदी कहना चाहिए। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, अपभ्रंश में जब तक तद्भव रूप का रूप होता था, तद्भव शब्दों का प्रयोग होता था 12वीं सदी तक, तब वो अपभ्रंश का ही कैटेगरी वाली थी। लेकिन 12वीं सदी के बाद जैसे उसमें हिंदी के तत्सम शब्द के रूप आने लगे तो वो कहीं ना कहीं अपभ्रंश से वो हिंदी की ओर चलने लगी थी। इसीलिए वो कहते हैं अपभ्रंश और हिंदी दोनों अलग अलग हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस चीज़ को बोलते हैं, आप सभी को पता भी होगा। अब देखो क्या बोल रहे हैं, एक नई भाषा के रूप में उभरा, एक नई भाषा के रूप में उभरा जिसे हिंदी कहना चाहिए। वस्तुतः जन भाषा होते हुए भी, जन भाषा मतलब जनता की भाषा होते हुए भी हिंदी की यही एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अपभ्रंश के बाद भी अब तक निरंतर बढ़ती रही है। अतः जिन विद्वानों ने अपभ्रंश के अतिरिक्त अवहट का झगड़ा खड़ा किया, क्योंकि अपभ्रंश के बाद उन्होंने बोला अवहट होगा, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा भोलाशंकर व्यास का नाम, कि उन्होंने क्या बोला था कि वो जो अपभ्रंश से इन्होंने शुरुआत बोली थी, हिंदी की शुरुआत, झगड़ा खड़ा किया। वे हिंदी के आरंभिक विकास को उसके आगे की धारा से काट देना चाहते हैं। कहने का क्या मतलब है, हजारी प्रसाद द्विवेदी बोले जैसे अपभ्रंश के में तद्भव आया, फिर उसमें देखो उसमें तत्सम शब्द आए, फिर हिंदी आई, है ना। अब आपको पता है कि देखो अपभ्रंश के बाद अवहट आया और हिंदी आ गई। अब कई लोग बोलते हैं कि हिंदी जो शुरुआत हुई वो अवहट से हुई, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बोल रहे हैं कि जो लोग हिंदी का विकास सीधे अवहट से बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ये वाला जो ये विकास था, पूरा विकास, इसको काट रहे हैं आगे से ही, क्योंकि विकास तो कहीं ना कहीं अपभ्रंश से होता हुआ आ रहा है। लेकिन वो बोले कि जो अवहट से इसको शुरुआत कहने के लिए बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपभ्रंश का उसका जड़ को उसको काट दे रहे हैं। कहने का क्या मतलब है, देखो हिंदी के आरंभिक विकास को उसके आगे की धारा से काट देना चाहते हैं। यह ठीक है कि वे उत्तर अपभ्रंश को शुद्ध अपभ्रंश नहीं मानते, किंतु उसे आरंभिक हिंदी ना मानना एक भ्रम है। कि वो कह रहे हैं कि जो शुरुआती अपभ्रंश है ना उसको तुम हिंदी ना मानो चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आप शुरुआती हिंदी मतलब कि उसको कहीं ना कहीं आपको क्या बोलना पड़ेगा, उसे आरंभिक हिंदी मानना, आरंभिक हिंदी ना मानना ये भी भ्रम है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से हुई है। अधिकांश विद्वान अवहट को पृथक भाषा मानने के पक्ष में नहीं है।
डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को ही अवहट कहा है। स्टार पॉइंट है भैया, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा, अवहट कहा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हीं के कारण ऐसी बातें बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो अवहट से हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदी के पूर्व विकास को काट रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपभ्रंश से चलती हुई आ रही परंपरा थी ये। अब देखो क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। और यही अधिक समीचीन है, क्योंकि जिसे जिसे कुछ लोग या कुछ विद्वान अवहट कहना चाहते हैं, वही अपभ्रंश का ऐसा रूप है जिसमें हिंदी की सभी आरंभिक प्रवृत्तियां एक साथ मिलती है तथा साहित्यिक अपभ्रंश से जिसका गहरा विद्रोह भी झलकता है। अतः हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती हैं। उन्हें हिंदी साहित्य से निकाल कर अपभ्रंश के साहित्य में स्थान देना या अवहट का नया इतिहास खड़ा करना उचित नहीं है। वो बोले कि हिंदी का आप अलग इतिहास बना दो, अवहट का अलग बना दो और अपभ्रंश का अलग बना दो, ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं इसे हम हिंदी के विकास के साथ ही जोड़कर रखेंगे। इस दृष्टि से सिद्धों की रचना से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्ति संगत है, क्योंकि सिद्धों की संख्या 84 थी और सरापा पहले थे। और हिंदी की जब हम शुरुआत पढ़ते तो हम सरापा को भी पढ़ते हुए चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि ऐसे तो अपभ्रंश की कैटेगरी अगर हम चेंज करते हैं, अवहट की कैटेगरी हम अलग चेंज करके हिंदी की अलग करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमें सरापा के बारे में, सिद्धों के बारे में हिंदी के विकास में तो पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन वो क्या बोला है, इस दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्ति संगत होगा, क्योंकि हम अपभ्रंश से ही शुरुआत करते हैं हिंदी के साहित्य की। उनके साहित्य क्या बोल रहा है, उनके साहित्य की भाषा अपभ्रंश के उत्तर भाषा रूप की सूचना देती है तथा साहित्यिक अपभ्रंश से खुलकर विद्रोह कर रही है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। साहित्य के आरंभ का निर्णय भाषा के आधार पर तो किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त एक दूसरा तत्व भी है जिसे हम साहित्य की चेतना कह सकते हैं। सिद्धों की रचनाओं में यह तत्व नए रूप में विकसित होता हुआ दिखाई देता है तथा अपभ्रंश के साहित्य से उसका खुला विद्रोह भी झलकता है। सिद्धों की वस्तु दृष्टि जिस धार्मिक चेतना पर आधारित थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्ध जो थे वो धार्मिक बौद्धों की वज्रयान शाखा वाले थे, वो कहीं ना कहीं अपनी रचनाओं में क्या करते थे, साहित्यिक वर्णन, साहित्यिक ने अपने धर्म को ही प्रोत्साहन का काम ज़्यादा करते थे। उनकी रचनाएं वो मूल साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है ना। उसका कारण क्या है कि वो सांप्रदायिक रचनाएं थी। शुक्ल के अनुसार अपने संप्रदाय को ही उत्थान की वो बात करते थे, समाज की उतनी बात नहीं होती उसमें, कहीं ना कहीं अपने संप्रदाय को उठाने की वो बात ज़्यादा करते थे। अब देखो सिद्धों की विषय वस्तु क्या बोल रहे हैं, सिद्धों की वस्तु दृष्टि जिस धार्मिक चेतना पर आधारित है उसका सीधा संबंध नाथ साहित्य से होता हुआ हिंदी भक्तिकालीन कवियों से जुड़ता है। देखो एक मिनट, आज हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं तो शुरू करते हैं। सिद्धों की क्या बोल रहा है, देखो सिद्धों की वस्तु दृष्टि जिस धार्मिक चेतना पर आधारित है उसका सीधा संबंध नाथ साहित्य से होता हुआ हिंदी के भक्तिकालीन कवियों से जुड़ता है। अब एक चीज़ मुझे आप बताओ, अगर आप सिद्ध और साहित्य को अगर उसमें डालोगे तो फिर भक्तिकाल में उसको कैसे कनेक्ट कर लोगे? सिद्ध पढ़ोगे 84 सिद्धों में ही तो तुम्हें पता चलेगा कि नाथ कैसे आए, और नाथ से ही तुम्हें पता है फिर आदि काल में निर्गुण काल आप पढ़ोगे ना, निर्गुण काव्य जो कि सूफी संत वाला, तो तुम्हें वहाँ पर चीज़ें कनेक्ट करने को मिलेंगी, अदरवाइज ये सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम सिद्ध नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दे तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति काल या भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। देखो वही वाली बात आ गई ना जो मैं तुमसे बोल रहा था, वही बात ये बोल रहा है। कैसे कर लेंगे, हो ही नहीं सकता भैया। अगर मैंने एक चीज़ बताओ, दादाजी पिताजी है ये लोग नहीं होंगे तो फिर हमारा जन्म कैसे हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमें पढ़ना तो फिर हम तो विस्तार से ही पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हम उनको हटा देते हैं, सिद्ध और नाते को हटा देंगे तो फिर आदि भक्तिकाल कैसे पढ़ लोगे? तो भक्तिकाल जो निर्गुण वाले हैं उनने सीखा कहाँ से? वहीं से तो सीख के लाए है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो ये चीज़ें बोल रहा है देखो, और ये कोड पूछे भी जा सकते हैं। अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दे तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से
कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। ये किसका कोट है, किस पुस्तक का है? तो नागेंद्र वाली से, हिंदी साहित्य का इतिहास नागेंद्र, इस तरीके से बन जाता है। अथवा भाषा के विकास की आरंभिक स्थिति, जो भाषा के विकास की आरंभिक स्थिति तथा उत्तरवर्ती धार्मिक चेतना के मूल रूप को ध्यान में रखकर सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना पूर्णतः युक्ति संगत है। चीज़ें समझ में आ रही है? अगर भाषा के विकास के आरंभिक स्थिति तथा उत्तरवर्ती धार्मिक चेतना को अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें सिद्ध और नाथ तो पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही यह क्या बोल रहा है, साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसके समानांतर लिखे गए साहित्यिक अपभ्रंश के ग्रंथों से उसे सावधानी पूर्वक पृथक रखा जाए, क्योंकि कई विद्वानों ने दोनों को एक मानने की भी भूल की है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि कई सिद्धों ने एक साथ अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत की हैं। अतः ऐसे कवियों की रचनाएं दो वर्गों में विभाजित हो जाती हैं और उसी आधार पर इनकी गणना यदि एक ओर अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में की गई है तो दूसरी ओर आरंभिक हिंदी में भी साहित्य लिखने के कारण उनका नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में आ जाता है। दो या अधिक भाषाओं में रचना करने की यह प्रवृत्ति बहुत समय तक चलती रही। विद्यापति का साहित्य इसका प्रमाण है। आपने देखा होगा विद्यापति ने 2-3 भाषाओं में लिखा हुआ है, संस्कृत में भी लिखा उन्होंने, अवध में भी उन्होंने लिखा हुआ है और मैथिली में उन्होंने लिखा हुआ है ना। और तो एक ही कवि को अपभ्रंश का कवि मान लेने के पश्चात उसकी कुछ रचनाओं में प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग देखकर उसे हिंदी का आरंभिक कवि भी मानने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो 2 भाषाओं में लिख सकता है भाई, उसमें भी लिख दिया उसमें भी लिख दिया, तो उसे दोनों कैटेगरी में हमें रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं देखो प्रथम कवि की, कि आदि काल में हिंदी साहित्य में प्रथम कवि की जब बात करते हैं तो किसके बारे में, क्योंकि हर कोई राइटर अलग अलग मत इनके हैं। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर 7वीं शताब्दी से में उत्पन्न पुष्प या पुण्य नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना था। अब एक चीज़ याद रखना, शिव सिंह सेंगर ने 7वीं सदी के, और बाद में पता चला ये 7वीं सदी के नहीं है 10वीं सदी के है, 972 इनका जन्म माना गया है पुष्प या पुष्पदंत का, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब इनकी रचनाएं भी काफ़ी सारी है, वो अभी अभी आएंगी सारी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रथम कवि की, और हम अपना नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये नोट्स का पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें पढ़नी है तो ये इनकी चुनी हुई चीज़ें अगर पढ़नी है तो मेरी हिंदी साहित्य यूजीसी नेट की एक प्लेलिस्ट आप वहाँ पे जाइए, इनमें से सबसे छटी हुई चीज़ें नोट्स के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। अब देखो क्या बोल रहा है, किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है, अभी तक उसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई। राहुल जी 7वीं शताब्दी ईस्वी के सोरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब देखो राहुल जी ने 7वीं शताब्दी के किसको, सोरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। और एक चीज़ याद रखना, 84 सिद्धों में पहले नंबर पे हैं और इनको ही कायदे से पहला कवि भी माना गया है, सर्वमान्य रूप से इन्हीं को माना जाता है। वे 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया, अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया तथा बोल चाल की जो भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। क्यों हुई है उसका कारण बताता हूँ। इनको अपने उपदेश देने थे तो ये किस भाषा में ज़्यादा चीज़ें देंगे, जो जन भाषा हो, आम भाषा हो, जो लोगों को तक समझ में आए, जिनको अपने संदेश अगर तुम्हें लोगों तक पहुँचाने तो आपको जन भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कि हिंदी का प्रथम कवि है। और कहाँ पे इन्होंने बोल चाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी प्रयुक्त हुई, वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से भी उनका काव्य हिंदी साहित्य के भक्ति काल का बीजा अंकुर है। तो देखो भैया ये फैक्ट किसके आ रहे हैं, नगेंद्र की पुस्तक के आ रहे हैं कि वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से भी उनका काव्य हिंदी साहित्य के भक्ति काल का बीजा अंकुर है। 84 सिद्धों की काव्य चेतना में अनेक तत्व नाथ संप्रदाय की काव्य चेतना में विलीन होकर एक नई देखो इधर यहाँ पे देखते हैं 84 सिद्धों की काव्य चेतना के अनेक तत्व नाथ संप्रदाय की काव्य चेतना में विलीन होकर, नाथ संप्रदाय की काव्य चेतना में विलीन होकर नई प्रेरणा बने और फिर दोनों ने भक्ति काव्य की आधार भूमि तैयार करी। तो कहने का मतलब भक्ति काल की आधार भूमि किसने तैयार करी, सिद्धों ने और नाथों ने तैयार की।
सिद्ध साहित्य 84 होते हैं, नाथ 9 होते हैं। सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ। देखो भाई, सिद्ध साहित्य से किसका विकास हुआ? नाथ साहित्य का विकास हुआ। और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। तो देखा, बात आई, आपने सिद्ध पढ़ा, सिद्धों से ही किसका विकास हुआ? नाथों का हुआ। नाथों से ही क्या हुआ? भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय अगर हम पढ़ते हैं, नहीं संत पढ़ते हैं, सॉरी, तो संत जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो प्रथम कवि आते हैं, वैसे तो देखा जाए तो जन्म के आधार पर रैदास है, रैदास का जन्म पहले हुआ है और कबीर का बाद में हुआ है। लेकिन श्रेणी अगर किसको दी जाती है सबसे नंबर 1 पे, तो कबीरदास को दी जाती है। सरहपाद मतलब सरहप्पा कि काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ। देखो, काव्य परंपरा सरहप्पा जो सिद्धों की काव्य परंपरा से विकसित नाथ पंथ का हठयोग कबीर के काव्य में इतना अधिक पल्लवित हुआ कि सरहपाद के काव्य की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। देखो, सिद्धों से ही नाथ स्टार्ट हुए और नाथ का हठयोग, गोरखनाथ का हठयोग से ही वो बोल रहे हैं कि हठयोग कबीर के काव्य में इतना पल्लवित हुआ कि सरहपाद के काव्य आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि गोरखनाथ भी कहाँ से आए? वो सिद्धों से ही आए थे। साहित्यिक अपभ्रंश में जो साहित्य विकसित हुआ उस पर सरहपाद का उतना प्रभाव नहीं है जितना नाथ साहित्य और संत साहित्य पर है। ठीक है, साहित्यिक अपभ्रंश में जो साहित्य विकसित हुआ है, अपभ्रंश में जो साहित्य विकसित हुआ उस पर सरहपाद का उतना प्रभाव नहीं है जितना नाथ साहित्य और संत साहित्य पर है। एक तीसरा आधार और है जिस पर हम सरहपाद को प्रथम हिंदी कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, और वह यह है शैली की परंपरा का। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि दोहा शैली की शुरुआत करी है वो सरहप्पा ने ही की है। अब देखते हैं, देखो इधर अपभ्रंश में दोहा छंद बेशक किसी और ने किया है, इस चीज़ को याद रखना, लेकिन दोहा शैली की जो शुरुआत हुई है शुरुआत में, ठीक है, तो वो किसका नाम आता है? सरहप्पा का आता है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, सरहपाद ने दोहा और पदों की शैली अपनी कविता में प्रयुक्त की। यह शैली उनके बाद के सभी हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाई है। तो शुरुआत किसने करी? दोहा और पदों की शैली की शुरुआत किसने करी? दोहा शैली की सरहप्पा ने करी, और उसके बाद की कवियों ने वो अपनाई है। हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा है। स्टार मार्क पॉइंट है, देखो, हिंदी मुक्तक काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा, अतः सभी दृष्टियों से सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है। जो विद्वान सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानना चाहते, उनके पास अपने मत के समर्थन के लिए केवल 2 तर्क हैं। प्रथम तर्क वे यह प्रस्तुत करते हैं कि सरहपाद की रचनाएं अपभ्रंश साहित्य का अंग है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, देखो, कि जिन विद्वानों ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानते, उनके पास कितने तर्क? 2 तर्क हैं। प्रथम तर्क वे प्रस्तुत करते हैं कि सरहपाद की रचनाएं अपभ्रंश साहित्य का अंग है। दूसरा तर्क यह है कि सरहपाद के समय से 11वीं शताब्दी तक हिंदी की रचना परंपरा नहीं मिलती। तो एक तो उन्होंने 2 तर्क दिए हैं। एक तो इनने बोला कि जो उनका भी लेखन है, जो भी किया है, वो रचनाएं अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत आती है, उसका अंग है। दूसरा बोल रहे हैं कि 11वीं शताब्दी तक हिंदी की रचना परंपरा नहीं मिलती है। ये 2 तर्क, और ये दोनों तर्क क्या हैं? निराधार हैं। सत्य यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कबीरदास से हिंदी साहित्य का आरंभ व्यावहारिक रूप में स्वीकार किया हो। यों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति 1-2 विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर यह इच्छा प्रकट की कि भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाए, किंतु वे भी अपनी इस इच्छा को अनुचित समझते रहे हैं। तो देखो भैया, यहाँ पे क्वेश्चन याद रहेगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त, भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाए,
ये कोट देखो भैया कौन सोच रहा है ऐसा, हजारी प्रसाद द्विवेदी सोच रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला कोट क्या बोल रहा है, और इसी कारण उन रचनाओं का आदिकाल के अंतर्गत विवेचन करने को बाध्य हुए हैं, ठीक है, जिन्हें वे अपभ्रंश की रचनाएं कहते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस संदर्भ में अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 1965 में लिखा है, मैं भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास आपने सभी ने देखा होगा, 205 छंदों का था ये, है ना, खंडकाव्य है, और पहला ये रास ग्रंथ है। कौन सा रास ग्रंथ है ये? पहला ऐसा रास ग्रंथ है जो अपभ्रंश से हिंदी में ट्रांसलेट वाला, हिंदी का पहला रास ग्रंथ है ये, ठीक है, शालिभद्र सूरी का। और गणपति चंद्र गुप्त ने ही शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि भी बोला है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। बात आ गई, जो तर्क सम्मत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ ये 1184 की रचना है। कब की रचना है ये? 1184 की है, और 205 छंदों की है। मैं आपको बता देता हूँ, ये भरतेश्वर और बाहुबली दो भाइयों की कहानी का ही इसमें जिक्र है। अब पढ़ते हैं, देखो अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या बोल रहा है, इस प्रश्न का यह उत्तर हो सकता है कि सरहपाद की भाषा हिंदी का प्रारंभिक रूप है या शालिभद्र सूरी की भाषा, क्योंकि शालिभद्र सूरी की भाषा दोनों के उदाहरणों से स्वतः ही इसका उत्तर मिल जाता है, और स्पष्ट हो जाता है कि सरहपाद की भाषा अपेक्षाकृत हिंदी के अधिक निकट है। किसकी? सरहपाद की भाषा अपेक्षाकृत हिंदी के अधिक निकट है। अब बात करते हैं, कहाँ गया? अपेक्षाकृत हिंदी के अधिक निकट है। अब देखो सरहपाद आ गया, सरहपाद, घोर अंधारे चंद्रमणि जिमि उजौ करई परम महासुख ऐखो कण दूरी अशेष हरेई। तो ये कोट पूछा जा सकता है आपसे, किसका है? आप बोलोगे सरहपा का। दूसरा देखो, पंडिये सकल सल सत्य बखाणी देही रुद्र बसंत न जानई अमणा गमन तेन विखंडिय तोवी ऋणलज्ज भणई हु पंडी। तो ये भी किसका है? सरहपा का ही ये पद है। अब आ रहे हैं देखो शालिभद्र सूरी के पद आ रहे हैं। देखो शालिभद्र सूरी के, भरतेश्वर बाहुबली रास वाले, ठीक है। एक मिनट, आवाज आ रही है मुझे। अब देखो ऑप्शन ए, देखो शालिभद्र सूरी की पद आ रहे हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, पेपर में बन सकते हैं। तो जिये पहिए पखिणु पियु उखरिये मंथर गए सर लाइवी उत्तरावली चलिए तुहु मणहर चलित चंचल रमण भरी छोड़वी सी खिसी रसण बली किंकिण रव पसरी। अगला पद देखो उसका क्या है, आप ये पद को याद रख सकते हैं। याद क्या करना है, आपने एक कोड बना लेना है इसका कि भरतेश्वर बाहुबली रास का है, यही शालिभद्र सूरी ने लिखा है। उपनो एक केवल नाण तरु विरहि रिसहरे सिउ ए आवियु ए भरई नरिंद सिउ अवधापुरी ए। तो देखो दोस्तों, इसमें याद रखना अवधपुरी अगर कोट आया तो समझ लेना आपका किसका है? भरतेश्वर बाहुबली का है, अवधपुरी, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं आगे को। रही परंपरा की बात तो उसके लिए ग्रंथों का उतना महत्व नहीं जितना चेतना, भावना और विचारणा का है, क्योंकि इन्हीं से साहित्य का अस्तित्व माना जाता है। बिल्कुल, साहित्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या बोलते हैं कि जो साहित्य है मानव की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है, जो चित्तवृत्ति है उसका संचित प्रतिबिंब है। अगर मान लो मनुष्य के चित्तवृत्ति में अगर परिवर्तन होता है तो साहित्य में भी परिवर्तन होगा, और जो लेखक है, जो कवि है, उसका यही कर्तव्य बनता है कि जो मानव की चित्तवृत्ति में प्रतिबिंब मतलब कि बदलाव हुआ है उसी को साहित्य के साथ सामंजस्य बैठाना कि भैया उसके रूप में परिवर्तित हुआ है, मनुष्य का हृदय परिवर्तित हुआ है तो साहित्य के रूप में भी परिवर्तित होगा। तो वो यही बात बोल रहे हैं कि जितना साहित्य के लिए देखो चेतना, भावना और विचारणा का है, क्योंकि इन्हीं से साहित्य का अस्तित्व माना जाता है, ना कि मात्र ग्रंथ संख्या से। क्योंकि देखो ऐतिहासिक जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उसमें बिल्कुल तथ्य एकदम सटीक होते हैं, लेकिन वो भी सफल नहीं मानी जाती है। विधेयवादी पद्धति क्यों बोली जाती है? जाति, क्षण विशेष, वातावरण, ये सबसे मेन चीज़ें होती हैं साहित्य को लिखने के लिए, इसीलिए सबसे सफल मानी जाती है।
इस दृष्टि से सरहपाद की देन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसकी भावधारा सिद्धों और नाथों से होती हुई कबीर तक अपनी परंपरा बनाती है, जबकि शालिभद्र सूरी की देन इस संदर्भ में नगण्य है, अतः सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानना तर्कसंगत होगा। इस चीज़ को समझ में आ गया। तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है आपका, ये हो जाएंगे आपके सरहपा। प्रथम रचना की अब बात आ रही है इसमें कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, इसमें भी कई सारे विवाद हैं। प्रथम रचना के बारे में देखो बात करते हैं। हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद, हालांकि देखो हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद हैं, 669 जन्म है, लेकिन एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, इनकी जो रचना है ना दोहा कोश है ना, 32 ग्रंथ थे, उसमें सबसे प्रसिद्ध है दोहा कोश, लेकिन दोहा कोश को पहली रचना नहीं माना गया है। पहली रचना किसको माना गया देखते हैं। हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद की जो रचनाएं मिली हैं वे सभी मुक्तक हैं। कैसी हैं, मुक्तक हैं, ये देखो। अतः प्रथम रचना के नाम पर किसी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा, ये कब की है, 1944 की है, इस चीज़ को जरा सा याद रखना। और राहुल सांकृत्यायन ने जो हिंदी का पहला कवि बोला वो सरहपा को माना, इस चीज़ को समझ लेना। लेकिन हिंदी काव्यधारा में उन्होंने बोला कि हिंदी साहित्य में आदिकाल का जो सबसे बड़ा कवि है वो स्वयंभू है। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में ये प्रश्न पूछा भी गया था, और सबने क्या करा, राहुल सांकृत्यायन को देखते ही सिद्ध को मतलब सरहपा को डाल दिया, सबने सरहपा 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 डाल दिया, और बाद में पता चला आंसर चले गया स्वयंभू। ठीक है, तो आपको याद रखना कि राहुल सांकृत्यायन ने पहला कवि जरूर सरहपा को बोला है, लेकिन उसने सबसे बड़ा कवि, सबसे सफल कवि, सबसे महान कवि है, सबसे पहला कवि जो बोला वो स्वयंभू के लिए बोला। पहला नहीं मतलब बड़ा कवि, जिसका स्थान सबसे बड़ा है। मैं सरहपाद की कुछ रचनाओं को संग्रह किया, उसी के आधार पर उनकी हिंदी रचना का एक अंश यह उद्धृत किया जाता है। अब देखो ये सरहपा का कोट है, जहाँ मन पवन न संचरई, रवि शशि नहा पवेश, तहीं वट चित विषाम करूँ, सरहे कही उवेश, पंडित सल सत्य बथाणी, देही बुद्ध बसंत न जानी। ये सब किसके, देखो इसमें ये सरहपा के कोट हैं। अब देखो इधर, यद्यपि इस उद्धरण से अपभ्रंश भाषा के व्याकरण की प्रवृत्ति भी मिलती है, तथा हिंदी के रूप की झलक ही अधिक स्पष्ट है। साथ ही साथ डॉक्टर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तत्समता की जिस प्रवृत्ति को हिंदी भाषा का मूल रहस्य माना, वह भी पवन, रवि, वट, चित्त आदि शब्दों में स्पष्ट देखी जा सकती है। अन्य सिद्ध कवियों ने भी सरहपाद की इस भाषा प्रवृत्ति का अनुकरण किया। राहुल ने सरहपाद का जन्म 769 ईस्वी माना। मैं शायद 669 बोला था ना, अभी 669 बोला था आई थिंक, सॉरी वो 769 है, वो बोलने में इधर उधर हो गया, लिखता तो सही लिख देता है ना। तो 769 ईस्वी माना, तथा विनयतोष भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी बताया। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सबको इसका ये वाला सन याद होता है 769, लेकिन विनयतोष भट्टाचार्य ने, और एक किताब मैंने पता नहीं कौन से पढ़ी थी, उसमें रामचंद्र शुक्ल द्वारा भी 633 ही बोला गया था, लेकिन मैं अभी नगेंद्र पढ़ रहा हूँ तो मैं इस तथ्य के बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, विनयतोष भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी सरहपा का समय बताया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसी आधार पर लिखते हैं, राम कुमार वर्मा इसी आधार पर लिखते हैं। इधर देखो क्या लिखते हैं, ये कोट पूछा जाएगा भाई, 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। इन रचनाओं का वर्ण विषय हठयोग, मंत्र, मध्य और स्त्री है, जो वज्रयान के मुख्य रूप हैं। तो 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के रूप में, प्रारंभिक रूप में पाते हैं। इन रचनाओं के वर्ण विषय हठयोग, मंत्र, मध्य और स्त्री हैं, जो वज्रयान के मुख्य रूप हैं। भाषा अपभ्रंश मिश्रित है, जिसमें सिद्धांतों के मिश्रण के कारण काव्य उत्कर्ष नहीं हो पाता। वस्तुतः डॉक्टर वर्मा ने काव्य उत्कर्ष का जो अभाव देखा वह सिद्धांतों के मिश्रण के कारण तो है ही, इन सिद्धांतों के प्रतिपादनार्थ अपभ्रंश भाषा का मिश्रण भी इसके लिए उत्तरदायी रहा है। और तो आरंभिक रचना की दृष्टि से काव्य उत्कर्ष का उतना महत्व नहीं है, जितना महत्वपूर्ण बात है कि काव्य भाषा के रूप में किसी रचना में हिंदी का प्रयोग, और प्रयोग में सरहपाद की रचनाओं में भी प्रथम बार मिलता है। अब बढ़ते हैं आगे को, क्या बोल रहे हैं देखो, यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी
कि प्रथम रचना का निर्धारण करना हो तो सरहपाद आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत, जैन आचार्य कौन, देवसेन कृत श्रावकाचार्य, ये 933 की रचना है, याद रखना 933 ग्रंथ का नाम लिया जाता है और ये पहली रचना भी बोली जाती है, याद रखना। आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। इसमें सरहपाद की दोहा शैली का विकसित रूप मिलता है, दोहा शैली का। देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों का श्रावक धर्म का वर्णन किया है। गृहस्थ धर्म उस वर्णन का केंद्र है, कौन, गृहस्थ धर्म। अतः इसमें साहित्यिक तत्वों का अभाव नहीं है। इस दृष्टि से ग्रंथ के रूप में यह हिंदी का प्रथम साहित्यिक रचना मानी जाती है, ये रचना है। तो हमें पता लग गया हिंदी की पहली रचना कौन सी है, आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य, जो कि 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन करता है और कहीं ना कहीं 933 ईस्वी में ये लिखी गई है। अब बढ़ते हैं देखो आगे को, सीमांकन की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मान लेने से हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी ईस्वी 769 निश्चित हो जाती है। अभी हम 7वीं शताब्दी कर रहे थे लेकिन 8वीं सदी। यह सीमा राहुल सांकृत्यायन के मत पर आधारित है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने पहला कवि सरहपा को बोला था और ये सर्वमान्य रूप से इनको माना भी जाता है। गिरियर्सन, शिव सिंह, मिश्र बंधु, डॉक्टर गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा इससे बहुत दूर तक सहमत हैं। दूसरा पक्ष उन विद्वानों का है जो हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों से मानते हैं, मतलब कि 993 से मानते हैं। और 993 से मानने वाले कौन हैं, RCS रामचंद्र शुक्ल की ये बात कर रहे हैं इशारों में। देखो अब देखो, जो हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों से मानते हैं, इन विद्वानों का नेतृत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। मैंने क्या बोला था, 993 से इन्होंने शुरुआत की थी, उन पे इशारा आ गया था। अब देखो क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, वहाँ चलता है उनके बारे में क्या बात चल रही है। रामचंद्र शुक्ल ने उनके मत मुंज और भोज के समय 993 से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में हुआ, किंतु शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृत आभास हिंदी या अपभ्रंश भी कहा है। तो देख लो भैया, शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृत आभास हिंदी या अपभ्रंश भी कहा है, तथा जिन 12 कृतियों को आधार पर वीर गाथा काल नामकरण किया उनमें भी वे अपभ्रंश की 4 कृतियां बतलाते हैं। तो याद रखें, रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल के अंदर अपनी 12 मतलब अपनी नहीं मतलब 12 ही रचनाओं को साहित्यिक श्रेणी में रखा इन्होंने। सबसे पहली चीज़ समझना, 12 में भी 2 भाषा के अंतर्गत बटी हुई थी आदि काल में। एक होती है देश भाषा, दूसरी होती है अपभ्रंश। अपभ्रंश के अंदर इन्होंने 4 को बोला और देश भाषा में इन्होंने 8 को बोला। अपभ्रंश के अंदर जो 4 रचनाएं बोली थी इन्होंने बोला था उसमें कि हम्मीर रसो, विजयपाल रसो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये 4 इसके अंतर्गत थी। 8 रचनाएं जो थी वो देश भाषा के अंतर्गत शामिल थी, ठीक है। और उसमें से भी अगर हम बात करें बीसल देव रासो की, विद्यापति की पदावली की और खुसरो की पहेलियों की, इन 3 कैटेगरी को हटाकर सारे ग्रंथ वीर गाथात्मक थे। ये कैसे थे, एक प्रकार से गीति काव्य थे, क्योंकि बिसल देव रासो को पहला गीतात्मक रस काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में हुआ है, किंतु शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृत आभास हिंदी या अपभ्रंश भी कहा था। जिन 12 कृतियों के आधार पर वीर गाथा काल का नामकरण किया उनमें भी वे अपभ्रंश की 4 कृतियां बतलाते हैं। आगे चलकर वीर गाथा काल को अपभ्रंश काल और देश भाषा काव्य में विभाजित करके सरहपाद, देवसेन आदि कवियों का परिचय देते हैं। अतः अप्रत्यक्षतः वे स्वयं भी वीर गाथा काल से संबोधित आदि काल की सीमा सरहपाद तक पीछे लौटाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं वो भी शुरुआत वहीं से मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल की आरंभिक सीमा विवादग्रस्त रही, किंतु इस सत्य से अप्रत्यक्षतः ही सही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान भी सहमत रहे कि सिद्धों और जैनों कवियों की कई रचनाओं को उसके बाहर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार उसकी अंतिम सीमा भी विवादग्रस्त अवश्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार गिरियर्सन हैं। अब देखो
पहले बात अगर काल विभाजन की बात की जाती है ना, तो एक नाम आता है मौलवी करीमुद्दीन का। उन्होंने सबसे पहले काल विभाजन किया था, लेकिन उनकी गलती क्या थी, उन्होंने काल विभाजन किया लेकिन नामकरण नहीं किया, इसलिए वो सफल नहीं माना गया है। तो सबसे पहले काल विभाजन की अगर जब बात आती है तो ग्रियर्सन का नाम आता है। कहीं पे तुम्हें 12 मिलेंगे और कहीं पे तुम्हें 13 मिलने को मिल जाते हैं, कहीं पे 13 भी 11 भी मिलने को मिलते हैं अधिकतर किताबों में। तो दृष्टि में जो उनके अध्याय हैं वो 11 हैं, और कई किताबों में तुम्हें 12 देखने को मिलते हैं। 12 क्यों होते हैं मैं उसका कारण बताता हूँ। 12 में जो 12वां कॉलम है वो है अज्ञात कवि का। वो 12वें में क्या बोला उन्होंने, अज्ञात कवि, इसलिए वो 11 अध्यायों में ही चलती है ना। कि ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य को जो उन्होंने क्या द मॉडर्न यूनिकोलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान की बात करते हैं तो उसमें 11 अध्याय थे, इस तरीके से बात आती है। अब देखो, उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी, मतलब शुरुआत देखो इन्होंने बोली 700 से, मैं तुम्हें बता देता हूँ, और 1400 तक मानी थी। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग सब समझ के चलना। और वहीं पे मिस्र बंधु आते हैं, मिस्र बंधु इधर सॉरी ग्रियर्सन और मिस्र बंधु भी लगभग यहीं से 700-1400 तक ही मानते हैं। नाम आएगा देखो, ये आ तो गया। मिस्र बंधुओं ने एतैर्द 1389 ईस्वी वर्ष तक स्वीकार किया, 1389 तक किया। क्यों, इसके साथ पता क्यों नाम है इनका, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ। अगर आप मिस्र बंधु का हिंदी साहित्य लेखन देखेंगे पद्धति और ग्रियर्सन की देखेंगे तो दोनों की काल क्रम अनुसार पद्धति ही लेखन पद्धति रही है। इसीलिए मैंने जब ग्रियर्सन पढ़ा तो मैंने बोला मिस्र बंधु को भी जरूर आना चाहिए था यहाँ पे, तो आ भी गया। देखो, मिस्र बंधु ने ऐत दर्द 1389 ईस्वी वर्ष तक स्वीकार किया। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, याद रखना कि आदिकाल के अंतिम से 1389 मानी है, 1389 1389 1389। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी तक मानते हैं। राम शंकर शुक्ल रसाल 1343 ईस्वी तक ले गए। किंतु अब देखो 1318, ये तो सबको याद ही रहेगा रामचंद्र शुक्ल का। किंतु राम कुमार वर्मा शुक्ल जी से सहमत हैं। कि क्या सहमत हैं, इधर देखो, राम कुमार वर्मा और शुक्ल जी ने कब तक माना, 1318 तक माना, ठीक है। इन्होंने 1375 बोला था ना, 1375 से 57 घटा दो जरा सा, देखो 15 में से 7 गया तो 8 बचा, 1 6 में से 5 गया तो बचा 1, और ये क्या हो गया 2 सॉरी 3 और 1 1318। आपने अगर पढ़ा हो रामचंद्र शुक्ल काल विभाजन पढ़ सकते हैं तो आपको पता ही होगा ना, है ना। तो 1050 से 1375, 1375 से 1700 से 1900 से स्टार्ट हो जाता है उसका फिर आधुनिक। अब बढ़ते हैं आगे। अन्य इतिहासकार भी अधिकांशतः शुक्ल जी से ही सहमत हैं। यह ठीक है कि शुक्ल ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा और विद्यापति का रचना काल 1375 से 1418 के मध्य माना जाता है। अब इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा 1418 ईस्वी निर्धारित की जा सकती है, किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि भक्ति काल में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। क्योंकि कृष्ण काल का जब आप पढ़ते हो ना, कृष्ण काल, तो कृष्ण काल की पृष्ठभूमि सबसे पहले कवि कौन थे, विद्यापति थे। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप 1418 तक अगर विद्यापति को रखते हो आदिकाल के अंतर्गत, तो वहाँ तो भक्ति काल की भी पृष्ठभूमि बना दी थी विद्यापति ने। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आदिकाल में भी सिमिलर है और भक्ति काल के लिए भी है, तो उनको क्या कर दिया कि उनको आदिकाल में रखा हुआ है। अब इधर देखो, किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि भक्ति काल की जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी, अतः विद्यापति को भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल की अंतिम सीमा मानना ही समीचीन होगा। दूसरे शब्दों में शुक्ल जी द्वारा निर्धारित 1318 के बाद भी 2-3 दशक तक आदिकालीन साहित्य सामग्री का प्रसार माना जा सकता है। तो ये तो राइटरों के अनुसार है, लेकिन विद्यापति को अगर वो बोलते हैं कि 1400 तक मान के चलते हो तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन वो हर राइटर का एक अपना अपना ओपिनियन है कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। तो आप लोग याद रखना कि विद्यापति को 1418 तक होने के बावजूद भी उसको किस में रखा है, आदिकाल में रखा है। आप सबको ये पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा आदिकाल। विद्यापति और खुसरो तो दोनों आदिकाल में जाते हैं। नामकरण की समस्या सबसे विवादास्पद वाली चीज़ें हैं ये, नामकरण की समस्या, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। नामकरण की समस्या की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का समय 993 ईस्वी से 1318 तक माना, क्योंकि वे इस
काल अवधि में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे, लेकिन हमने जिन आधारों पर चलकर 769 से 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल माना है, उनसे वीर गाथा। एक मिनट, तो अब हम करते हैं देखो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, तो स्टार्ट करते हैं, रुक जाओ। नामकरण की समस्या से, नामकरण की समस्या को पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का समय 993 से 1318 ईस्वी तक माना था, क्योंकि वे इस काल अवधि में वीर गाथात्मक की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे। मैंने बाकी बता दिया है, लेकिन हमने जिस आधारों से चलकर 769 ईस्वी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल माना है, उनसे वीर गाथा प्रवृत्ति की प्रधानता अस्वीकृत हो जाती है। अतः शुक्ल जी द्वारा दिया गया वीर गाथा काल का नाम भी उचित नहीं रह जाता। अन्य कई विद्वानों ने पहले भी इस नाम पर आपत्ति की है। कौन से नाम पर? वीर गाथा काल पर। ठीक है, अब क्या बोलते हैं देखो। अतः अब प्रश्न यह है कि आदि काल को इस नाम से पुकारा जाए। जहाँ तक अन्य विद्वानों के मतों का प्रश्न है, वे चारण काल, गिरियर्सन ने क्या बोला है? चारण काल बोला है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा। आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी रसाल ने कहा है। ठीक है, कृष्ण शंकर शुक्ल रसाल। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा। सिद्ध एवं सावंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आदि कई नामों से पुकारते रहे हैं। गिरियर्सन से पूर्व भक्तमाल 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता आदि कतिपय कवि व्रत संग्रह लिखे गए थे। भक्तमाल किसकी? नाभादास की, आप सभी समझते हैं, 1585 में। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलदास की है, आप सभी को पता होगा। क्या बात हो रही है देखो उसमें, जिनमें काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई दृष्टि नहीं गई थी। आधुनिक काल में फ्रांस के विद्वान गारसा दा तासी ने, देखो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ना, पहले लिखा तो इनसे ही गया था। जो ये आ रहे हैं देखो, भक्तमाल हो गया, जैसे न 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता, इनके बारे में बताया जाता है कि बहुत पहले लिख लिया था भक्तमाल। लेकिन उसमें क्या है कि कालक्रम सही से नहीं दिया हुआ है, नामकरण सही से नहीं किया गया, इसलिए उसको प्योर तरीके से, पूरी तरीके से साहित्य की कैटेगरी में नहीं रखा। और जो साहित्य को लिखने का पहला प्रयास, सफल प्रयास माना जाता है हिंदी के अंतर्गत, वो फ्रांस के विद्वान थे गारसा दा तासी, है ना। 1794 का जन्म इनका। इनकी रचना थी इस्तवार द लिटरेचर एंदवी ए हिंदुस्तानी लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के 738 कवियों का व्रत संग्रहित है। इसमें भी काल विभाजन और नामकरण की कोई ध्यान नहीं दिया गया था क्योंकि यह वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया साहित्य है। वर्णों के आधार पर कवियों को एक साथ रख दिया और इससे क्या हो जाता है, बहुत गड़बड़ हो जाता है। अगर समझ में नहीं आए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी साहित्य यूजीसी नेट की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास से मैंने पार्ट करके वीडियो डाला हुआ है। उसमें मैं नोट्स के साथ बता रहा हूँ और एक एक चीज़ को समझाते हुए चल रहा हूँ, आपको वहाँ से भी चीज़ें समझ में आएगी। ये तो मैंने इसलिए कर दिया कि नगेंद्र का पार्ट मुझे डालना था पूरा मैराथन के माध्यम से, मैं तब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। तासी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन तज़किरा ए शुअराई हिंदी। अब इधर देखो, इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी के 2 भाग प्रकाशित हुए हैं, एक 1839 में और एक 1871 में। 1839 का दूसरा भाग आया था 1847 में, इस चीज़ को याद रखना। और इसका दूसरा संस्करण 1871 में। अब बात कर रहा है कि मौलवी करीमुद्दीन ने जो दिल्ली से प्रकाशित किया, ये 1848 में आई है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। आप लोग नामक एक इतिहास लिखा। आज घर में आए हुए हैं गेस्ट, इसलिए बहुत ज़्यादा हल्ला आपको सुनाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद सब सो जाएंगे तो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। अब देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से।
मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा शोराए हिंदी नामक इतिहास लिखा, जिसके प्रथम बार कालक्रम तो ध्यान में रखा गया, कालक्रम को ध्यान में रखा गया, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई। ठीक है। हिंदी के सबसे अधिक कवियों का परिचय प्रथम बार ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में प्रस्तुत किया। अब इधर देखो, ये आए थे 1883 में, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, 1883 में आए थे और 838 कवि थे इसमें, शिव सिंह सेंगर वाले शिव सिंह सरोज में। ठीक है, इस चीज़ को जरा सा आप लोग याद रखना। और जो ये मौलवी करीमुद्दीन वाला आ रहा है, इसमें 1000 कवि हैं। कितने कवि हैं? 1004 कवि हैं और 62 हिंदी के कवि इनने बोला था और शेष उर्दू के कवि बोले थे। मौलवी करीमुद्दीन वाली जो पुस्तक है तज़किरा शोराए हिंदी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1848 में किया गया था। अब बात करते हैं किसकी हम बात कर रहे हैं। इसमें देखो कहाँ गया आपका हिंदी की सबसे अधिक कवियों का परिचय प्रथम बार ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज में, शिव सिंह सरोज 1883 में आई थी, 838 कवि थे इसमें, ग्रंथ प्रस्तुत किया था, जिसमें आकार आदि क्रम अपनाया गया। इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव के कारण काल विभाजन और नामकरण की समस्या इसमें उसमें भी नहीं आ सकी। वस्तुतः काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार गिरियर्सन ही है, किंतु उनका दिया हुआ चारण काल नाम नितांत अनुपयुक्त होता है। संधि एवं चारण काल, चारण काल क्या है? गिरियर्सन ने आदि काल को बोला था और इसी की ये बात कर रहे हैं। इस काल का समय 643 ईस्वी तक पीछे ले गए। ठीक है, किंतु उस समय की किसी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति की रचना का वे उल्लेख नहीं कर सके। वस्तुतः इस प्रकार रचनाएं 1000 ईस्वी तक मिलती ही नहीं। गिरियर्सन के पश्चात मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद में 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक आदि काल को प्रारंभिक काल नाम दिया। कब से? 643 से 1387 ईस्वी तक आदिकाल के प्रारंभिक काल नाम दिया था, जो एक सामान्य संज्ञा है, उसके पीछे किसी प्रवृत्ति आदि का आधार नहीं है। अब एक चीज समझ के चलना, मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, आधार नहीं है। किसकी बात कर रहा है? मिस्र बंधु विनोद की। सॉरी, मिस्र बंधु विनोद जो है ना, ये 4 भागों में, इस चीज़ को समझ लो। पहला भाग आता है इसका 1913 में। कब आता है? 1913 में। इसमें थे 3 भाग और एक आता 1934 में, इसमें था 1 भाग, तो टोटल भाग हो गए 4। तो मिस्र बंधु विनोद में 4 भाग थे। 4591 कवियों का विवरण है इसमें, और 4591 कवियों का इतना ज़्यादा विवरण का कारण क्या है, अभी हम बात करेंगे उस विषय में भी। ठीक है, अभी हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि क्या चल रहा है। अब देखो उधर, अब आया, हम किसकी बात कर रहे थे? गिरियर्सन के पश्चात क्या बोल रहा है? देखो, गिरियर्सन के पश्चात मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद में 643 से 1387 ईस्वी तक आदि काल को प्रारंभिक काल नाम दिया, जो एक सामान्य संज्ञा है, उसके पीछे किसी प्रवृत्ति आदि का आधार नहीं है। उन्होंने अपने विनोद में प्रारंभिक काल के पीछे हिंदी भाषा को अवश्य ध्यान में रखा, इसलिए अध्यायों के अंतर्गत पूर्व प्रारंभिक हिंदी 643 से 1290 ईस्वी, चंद पूर्व हिंदी 643 से 1143, रासो काल 1143 से 1290, उत्तर आरंभिक में 1291 से 1387 आदि नाम दिए, किंतु इन नामों से भी आदि काल की कोई उपयुक्त संज्ञा नहीं बनती। मिस्र बंधुओं के इतिहास के पश्चात शुक्ल जी का इतिहास आदि काल के लिए निम्नांकित आधार पर वीर गाथा का नाम लेकर उपस्थित हुआ। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अपभ्रंश या प्राकृत आभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 बोले तो 993 में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार
पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक शुक्ल के अनुसार बात चल रही है, अर्थात राजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आदि काल के इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता है। ये प्रकरण 1 में बोली है रामचंद्र शुक्ल ने, और साथ ही साथ इसमें बोला था, इसीलिए ये 150 वर्षों में जब हम किसी भी एक प्रवृत्ति में नहीं आ पाते तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम दिया था अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति का युग। शायद इसमें बात आए भी, वो बात ये देखो आ गई। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। नीति की भी मिलती है, धर्म की भी मिलती है, श्रृंगार की भी मिलती है, वीर की भी मिलती है, दोनों में मिल रही है। इस अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राज आश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही परंपरा, यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। तो रास ग्रंथ और रासो ग्रंथ में सबसे पहले अंतर समझो। रास ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जब कवि जो धर्म अपने धर्म के प्रोत्साहन के लिए, अपने धर्म के बढ़ा चढ़ाने के लिए जो साहित्य लिखते थे, जो साधु बाबा लोग, उसको बोलते थे रास ग्रंथ। और रासो वो होता था जो कोई कवि है वो अपने राजा के आश्रित है और अपने राजा का वीरतापूर्ण वर्णन करता था, बड़ा चढ़ाकर वर्णन करता था, उसे बोलते थे रासो साहित्य। तो रासो साहित्य और रास साहित्य, जैन जो थे, जैन साधु है ना, तो ये सब कैसे थे, रास के अंतर्गत आते थे। ठीक है, फागु साहित्य, जैन साहित्य, ये सब अधिकतर रास ग्रंथ लिखते थे। सिद्ध विद्य जिन्होंने रास ग्रंथ के अंतर्गत ही वो कैटेगरी आती है। अब देखो जरा, प्रबंध परंपरा रासो नाम से पाई जाती है। इसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, निसंदेह शुक्ल जी ने जनता की चित्तवृत्तियों के साथ कवि की मनोवृत्तियों के परिवर्तन को आधार बनाकर वीर गाथा काल नाम दिया है। क्योंकि जैसे चित्तवृत्तियों में परिवर्तन हो रहा था तो वैसे ही मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन हो गया। तो मनोवृत्तियों के परिवर्तन के कारण देखो, मनोवृत्तियों के परिवर्तन के आधार बनाकर वीर गाथा काल नाम दिया, जिसको तर्क संगत कहा जा सकता है, किंतु उसकी परिधि बहुत संकीर्ण होती जाती है। 8वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ होने वाला वह साहित्य उससे छूट जाता है जिसे भले ही शुक्ल जी ने सांप्रदायिक काव्य कहकर छोड़ दिया हो। सांप्रदायिक काव्य कहकर इसे छोड़ देते हैं ना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 12, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत 12 रचनाओं को साहित्यिक श्रेणी के अंतर्गत रखा था। और वो बोल रहे हैं कि जो ये थे, जो कि बाबा लोग थे या जिन्होंने अपना साहित्य लिखा, इन्होंने बोला कि सांप्रदायिक काव्य कहकर इसे छोड़ दिया, किंतु हिंदी साहित्य का अनिवार्य अंग है। वो हिंदी जो साहित्य है उसका अनिवार्य अंग है। साथ ही खुसरो के और विद्यापति तक वीर गाथा की प्रवृत्ति का विस्तार नहीं हो पाता। अभी क्या बोल रहे, देखो, एक दूसरी बात यह भी है कि जिन रासो काव्य को वीर गाथा काव्य माना जाता है उनका वर्तमान रूप तो अप्रमाणिक है ही। कुछ आलोचक उन्हें सर्वांश में भी परवर्ती काल की रचनाएं सिद्ध करते हैं। अतः रचनाओं की संख्या गिनाकर वीर गाथा काल नाम सिद्ध नहीं किया जा सकता। शुक्ल जी ने यह तथ्य स्वयं स्वीकार किया कि इस काल की जो, देखो ये रहा पॉइंट, इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, ठीक है, आदिकाल में जो साहित्यिक वीर गाथा वाली, इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृत आभास हिंदी या प्राकृत की रूढ़ियों से बद्ध हिंदी है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि वे स्वयं भी रासो ग्रंथों को संदिग्ध सामग्री मानते हैं। और इन्होंने तो बोला भी था कि पृथ्वीराज रासो तो पूरा जाली ग्रंथ है, ना तो वो पढ़ने वालों के लिए है, ना ही वो साहित्य लेखक या इतिहासकारों को समझने के लायक है। जबकि पहला महाग्रंथ भी उसी को बोला इन्होंने, और महाकवि भी पहले चंद्रप्रदाय को भी बोला है। देखो, उसी संदिग्ध सामग्री में प्राप्त चित्तवृत्ति को आधार मानकर उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया, जिसमें तर्क सम्मत कैसे कहा जा सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के मत का समर्थन किया, किंतु उसके अनुसार उन्होंने ग्रंथ में विषय
का वर्णन नहीं किया, अपितु प्रत्येक प्रवृत्ति का आदि काल से आधुनिक काल तक का विकास दिखलाया है। फलतः वे आदि काल के नामकरण की ही समस्या से बच गए। अगला देखो क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी द्वारा दिए गए नाम से सहमत नहीं है। वे धार्मिक रचनाओं को भी साहित्य का अंग मानने का तर्क देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था ना, एक लाइन नहीं आती है, अगर 12 आना इस तरीके से कोटेशन आती भक्ति काल में, अभी आप पढ़ोगे। जिन रचनाओं को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक रचना कहकर छोड़ दिया, उन्हें द्विवेदी जी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी महत्वपूर्ण घोषित करते हैं। वस्तुतः शुक्ल जी का तर्क निराधार है, क्योंकि धार्मिक रचनाओं में यदि साहित्य का तत्व नहीं हो सकता, तब तो समस्त भक्तिकालीन साहित्य को धार्मिक काव्य होने के कारण ही साहित्य के इतिहास से निकाल देना पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छी बोली ना। आदिकाल में अगर हम सांप्रदायिक को साहित्य के अंदर से हटाते हैं तो भक्ति काल में भी तो सारा वही है, तो पूरा हटाना पड़ेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात तो बहुत बढ़िया बोली है। अस्तु वीर गाथाओं से हट के, इतर मतलब होता हट के, काव्य भी जनता की चित्तवृत्ति का भी प्रतीक है तथा आदिकाल का नामकरण करते समय उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदिकाल को संधि एवं चरण काल कहते हैं, ये तो सभी को पता होगा। इन दो खंडों में विभाजित कर दिया। प्रथम काल भाषा की ओर संकेत करता है, संधि काल, और द्वितीय जो चारण काल है, नाम एक वर्ग का बोध कराता है। स्पष्ट यह है कि ये दो नाम मिलकर किसी भी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाते, अतः नामकरण के संबंध में उनका मत निराधार है। राहुल जी द्वारा दिया गया नाम, देखो उधर अब आ रहा है, राहुल जी द्वारा दिया गया नाम सामंत काल, सिद्ध सामंत काल बोला था राहुल सांकृत्यायन ने। नाम केवल दो वर्गों की ओर संकेत करता है। इस चीज़ को समझ के चलो ना कि देखो राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल, तो संधि जो है वो भाषा को संबोधित करता है और चारण जो है वो वर्ग को संबोधित करता है। इस चीज़ को समझना। राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल, संधि भाषा को कर रहा है और जो चारण है वो वर्ग को कर रहा है। लेकिन राहुल सांकृत्यायन का सिद्ध सामंत काल जो है ये क्या कर रहा है, ये दो वर्गों की ओर संकेत कर रहा है, ये दोनों वर्गों की ओर संकेत कर रहा है। सिद्ध स्वयं रचनाकार थे जबकि सामंत रचना परक थे। यह संयोग भी तर्क सम्मत तो है ही नहीं, साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की रचनाओं की भी उपेक्षा करता है। अब देखो उधर नाथपंथी और हठ योगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का इस नाम में समावेश नहीं होता। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल नाम देना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। देखो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल नाम केवल शुक्ल जी के नाम का रूपांतर है जो नवीनता से चौंकाता है परंतु कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत करता। वीर गाथा से ही इंस्पायर होकर इन्होंने वीर काल कर दिया था, लेकिन इसका कोई तथ्य उन्होंने ढंग से दे नहीं पाए। वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया तथा और आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, इस चीज़ को याद रखना, जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारणा, शिल्प, भेद आदि से समृद्ध सभी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से हम इस काल के साहित्य में हिंदी के रूप का बोध पा सकते हैं, तो भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से अधिक आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज खोज सकते हैं। जहाँ तक रचना शैलियों का प्रश्न है, उनके भी वे सभी रूप जो प्रवृत्ति काव्य में प्रयुक्त हुए अपने आदि रूप में मिल जाते हैं। इस काल की आध्यात्मिक श्रृंगारिकता तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप प्रवृत्ति साहित्य में मिलता है। आदि काल ही सबसे अधिक उपयुक्त और व्यापक नाम है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अब बात करते हैं परिवेश। साहित्य मानव समाज की भावनात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है। क्या बात है। देखो ये नगेंद्र की पुस्तक का कोट है, हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए।
साहित्य जो है मानव समाज की भावनात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है। उसकी जो स्थिति है और उसकी जो मनोबुद्धि की जो स्थिति है उसी की अभिव्यक्ति क्या है, साहित्य है। अतः इसके प्रेरक तत्व के रूप में मनुष्य के परिवेश का बहुत महत्व है। बिल्कुल समाज के आसपास जो है व्यक्ति के समाज, उसका तो जरूर होगा उसकी मनोवृत्ति पर। किसी भी काल के साहित्य इतिहास को समझने के लिए उस परिवेश को ठीक प्रकार से समझना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से आदिकालीन साहित्य के इतिहास के साथ तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियां को जानना अपेक्षित है। रामचंद्र शुक्ल का एक कोट है कि जो मानव है, साहित्य है, मानव की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। जो मानव की अगर मनोवृत्ति में चेंजिंग आएंगी तो साहित्य में भी चेंजिंग आएंगी। और ये चेंज आता किससे, 4 प्रकारों से आता है। और ये प्रश्न पूछा भी था कि इन चारों में निम्न में से कौन सा नहीं है। तो कौन कौन सी थी, देखो सबसे पहले देखो सामाजिक थी, राजनीतिक होती है, फिर सामाजिक होती है, फिर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक होती है, फिर धार्मिक होती है। 4 कैटेगरियाँ होती है देखो। और देखो इसमें लिख रखा है सांस्कृतिक भी होता है, लेकिन वो शुक्ल के अनुसार सांस्कृतिक नहीं होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक, ये 4 चीज़ें थी। और उसमें विकल्प था सांस्कृतिक, ये वाला विकल्प था और वो गलत गया था। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। राजनीतिक स्थिति, आदिकाल की राजनीतिक स्थिति में देखते हैं। राजनीतिक स्थिति, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदिकाल की अवधि 769 से 1418 ईस्वी तक रहा। ये विद्यापति के चक्कर में हो रहा है। देखो इस काल की राजनीतिक परिस्थिति वर्धन साम्राज्य के पतन से आरंभ होती है। वर्धन बोले तो हर्षवर्धन के पतन के समय के बाद से शुरुआत होती है, क्योंकि उसके पतन के बाद ही छोटे छोटे राज्य बनते हैं और छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते हैं। और उनके जो सामंत कवि होते हैं तो उनके वीरतापूर्ण वर्णन को भी लिखते हैं वो। वहीं से क्या हो रहा है, आदिकाल की शुरुआत हो रही है। देखो अंतिम वर्धन सम्राट हर्षवर्धन के समय से ही उत्तरी भारत पर यवन आक्रमण आरंभ हो गए थे। तो देखो भैया, उनके समय से ही यवन आक्रमण, उत्तरी भारत पर यवन आक्रमण होने शुरू हो गए थे। हर्षवर्धन ने दृढ़ता से उनका सामना किया, किंतु आक्रमणों की उस आंधी को वह रोक ना सका। उसकी समस्त शक्ति उस प्रतिरोध में ही समाप्त हो गई। उसके साथ ही वर्धन साम्राज्य भी लड़खड़ा उठा। हर्षवर्धन की मृत्यु ने भारत की संगठित सत्ता के खंड खंड हो जाने की सूचना दी तथा वे राजपूत राज्य राजपूत राज्य जो सामने है, जो निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अत्यंत विशालतः इस्लाम साम्राज्य की नींव में समा गए। हुआ क्या, जो राजपुताना वो राजा बने थे ना स्टार्टिंग में, उसके बाद वो अपनी सत्ता या अपनी शक्ति दिखाने के लिए आपस में लड़ जाते थे। और आपस में लड़ने से क्या हुआ कि उसका फ़ायदा किसने उठा दिया, बाहर की सत्ता ने उठा लिया। अब देखो यहीं से देखो मुस्लिम, या फिर हम कह सकते हैं कि इस्लाम की विशाल इस्लाम साम्राज्य की नींव में समा गए। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तथा इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। इसी ने उस मन स्थिति को जन्म दिया था जिसमें कोई भी एक प्रवृत्ति साहित्य में प्रधान न हो सके, क्योंकि हर जगह की अलग अलग स्थिति थी, इसीलिए वो एक प्रवृत्ति जो है वो स्टार्ट उदय नहीं हो पाई। यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम और मध्य प्रदेश पर ही पड़ा था। इन्हीं क्षेत्रों की जनता युद्धों और अत्याचारों से विशेषतः आक्रांत हुई। यही वह क्षेत्र था जहां हिंदी भाषा का विकसित हो रहा था। अतः इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मन स्थिति का प्रतिफलन है। ठीक है, क्योंकि साहित्य में उसमें लड़ाई झगड़े वाली बात थी, या फिर वो रासो साहित्य क्यों आ रहा था, क्योंकि उसके आसपास वही परिस्थितियाँ वही स्थितियाँ बनी हुई थी। आदिकाल के इस युद्ध प्रभावित जीवन में कहीं भी संतुलन नहीं था। जनता पर विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों के साथ साथ युद्धकामी देसी राजाओं के अत्याचारों का क्रम भी बढ़ता चला गया। वह परस्पर लड़ने लगे और प्रजा पीड़ित होने लगी। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, परमर्ती देव आदि
कि पारस्परिक लड़ाइयाँ अंतहीन कथाएं बनती गई। फलतः यदि जनता में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहता था, तो एक दूसरा ऐसा वर्ग भी पनपा जो विनाश लीला देख देख कर संसारेतर बातें सोचने को बाध्य था। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में यदि एक कवि आध्यात्मिक जीवन की बातें करता था, तो दूसरा मरते मरते भी जीवन का रस भोग लेना चाहता था। एक तीसरा ऐसा भी कवि था जो तलवार के गीत गाकर गौरव के साथ जीना चाहता था। यही इस काल की राजनीतिक परिस्थितियों की एक विचित्र देन है, जिसके फलस्वरूप यदि स्त्री भोग, हठ योग से लेकर आध्यात्मिक पलायन और उपदेशों तक का साहित्य एक ओर लिखा गया, तो दूसरी ओर ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास करने, लड़ते लड़ते जीने और संसार को सरस बनाने की भावना भी साहित्य रचना मूल में सन्निहित हुई। सम्राट हर्षवर्धन का दरबार संस्कृत के कवियों और पंडितों से भरा रहता था। ये अच्छा पॉइंट है। अपभ्रंश और जन भाषा के कवियों को उस समय कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था, किंतु राजपूतों की राजधानियां स्थापित हो जाने के पश्चात लोक भाषा का आदर बढ़ने लगा। मध्य प्रदेश में फिर भी स्थिति विपरीत बनी रही। वहाँ प्रतिहार और गाहड़वाल राजा वैदिक भावना के समर्थक बने रहे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वे बाहर से बुलाकर, ये वाला पॉइंट अच्छा है, देखो भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वे बाहर से बुलाकर अनेक ब्राह्मण वंशों को दान देकर काशी में बसा रहे थे। संस्कृत को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। किसने? प्रतिहार और गाहड़वाल राजा ने, क्योंकि वैदिक भावना का समर्थन बने रहे थे, इसीलिए बाहर से बुलाते थे पंडितों को, ब्राह्मणों को, और क्या करते थे, वहाँ पे काशी में बसा रहे थे, क्योंकि संस्कृत को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया था। इस प्रकार उचित प्रोत्साहन के अभाव में लोक भाषा, जो जन भाषा थी, उसको प्रोत्साहन नहीं मिला था। प्रोत्साहन किसको मिला था? संस्कृत वालों को। लोक भाषा के कवियों को काव्य रचना के अनुकूल वातावरण नहीं मिलता था। जो कवि धार्मिक भावना से अनुप्राणित थे, वे ही किसी की परवाह किए बिना काव्य साधना करते थे, किंतु जो कवि राज आश्रित हो जाते थे, उन्हें अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना करनी पड़ती थी। धर्म और राजा आश्रय से मुक्त रहकर कविता करने वाले कवियों की प्रतिभा के विकास के लिए उचित वातावरण नहीं था। अब तुम मान लो तुम टैलेंटेड भी हो, तुम हट के लिखना चाहते हो, तुम्हें कोई पूछेगा ही नहीं, और तुम राजा के यहाँ रहते हो तो तुम अपने मन से लिख सकते हो कुछ भी। तो स्थिति इस तरीके की थी, क्योंकि आप राजा पे आश्रित कवि हैं, तो आप राजा का बड़ा चढ़ाकर लिखोगे ही लिखोगे। और अगर आप मान लो कि वहाँ से हटते हो और अपने मन का विचार से लिखते हो, तो फिर आपका वो कोई सुनेगा ही नहीं। तो ये स्थिति थी उस समय पे। धार्मिक स्थिति देखो, राजनीतिक स्थिति ये थी, धार्मिक स्थिति देखते हैं उस समय पे, आदिकाल के समय पे कैसी थी। ईसा की 6ठी शताब्दी, कौन सी शताब्दी? 6ठी शताब्दी तक देश का धार्मिक वातावरण शांत था। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में परस्पर मेलजोल बढ़ने लगा था। वैदिक यज्ञ, मूर्ति पूजा तथा जैन एवं बौद्ध उपासना पद्धतियां एक साथ चल रही थी, किंतु 7वीं शताब्दी के साथ देश की धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन आरंभ हुआ। कब से? 7वीं शताब्दी के साथ देश की धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। इस समय आलंबर और न्यायंबर संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर एक धार्मिक आंदोलन लाए। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी के साथ देश की धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। इस समय आलंबार और न्यायंबर संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर एक धार्मिक आंदोलन लाए। 642 ईस्वी में जब ह्वेन-सांग ने दक्षिण भारत की यात्रा की, तो वहाँ बौद्ध धर्म के पतन की झलक पाकर वह बहुत दुखी हुआ। तो कहाँ पर बौद्ध धर्म के पतन देखा उसने? सबसे पहले तो दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में भी वह इस समय तक यह प्रभाव आ रहा था। वैष्णव मत इस समय अधिक प्रतिष्ठित नहीं था, अतः जनता में तो या तो जैन मत सम्मान पा रहा था या शैव मत।
परिणाम यह हुआ कि शैव और जैन मत आगे बढ़ने की होड़ परस्पर टकराने लगे। 12वीं शताब्दी तक वैष्णव आंदोलन तीव्र होने लगा और शैव आंदोलन ने भी नया रूप ले लिया। फलतः जैन मत के प्रचारकों की शक्ति घटने लगी थी। राजपूत अहिंसा मूलक मतों में विश्वास नहीं करते थे। राजपूत जो थे अहिंसा मूलक, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ों वाले थे, लड़ना उनका कार्य है। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक पड़ा। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक पड़ा। अब देखो, मध्य देश के गाहड़वार राजा स्मार्त थे। ये देखो, ये बहुत अच्छी बात आई है। स्मार्त थे और मालवा के राजा वैदिक धर्म के समर्थक थे। ठीक है। गंगा और नर्मदा के अंतराल में कलचुरी वंश शैव मत के प्रचार में लगा हुआ था। कलचुरी वंश कौन सा था? शैव वंश। कलचुरी वंश जो था वो शैव मत का प्रचार करता था। इसी वंश के प्रतापी राजा कर्ण के प्रभाव से काशी में शैव साधना केंद्र बनी हुई थी। देखो इधर, ये अच्छा पॉइंट है। कर्ण के प्रभाव से काशी में शैव साधना केंद्र का था काशी में। और किसके प्रभाव से? कर्ण के प्रभाव से। और कर्ण किस प्रभाव का था? देखो इधर, कलचुरी वंश का। और कलचुरी वंश शैव मत के प्रचार में लगा हुआ था, कलचुरी वंश। ठीक है। और शैव मत देखो इधर राजपूतों पर भी था शैव मत, और कलचुरी पे भी था। मध्य में गाहड़ स्मार्त थे। मालवा के राजा वैदिक धर्म वाले थे। इस चीज को आप लोग याद रखना। धीरे धीरे स्मार्त, जो कि स्मार्त कौन थे अपने? ये रहे देखो, गाहड़वार राजा स्मार्त। धीरे धीरे स्मार्त मत अनुयायी जनता भी शैवी होती जा रही थी। ठीक है। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्ध एवं स्मार्त प्रभावों को स्वीकार करता हुआ एक नया रूप लेने लगा था। नाथ मत का उदय इसी रूप में हुआ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी मत के अनुसार हिमालय के पाद, मतलब कि हिमालय जो है, हिमालय की जड़ पर पाद देश में प्रचलित नाथ पूजा बौद्ध धर्म को प्रभावित करके वज्रयान शाखा के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। ठीक है। हिमालय के पाद देश में प्रचलित नाथ पूजा बौद्ध धर्म को प्रभावित करके वज्रयान शाखा के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के विचार से इस समय राजपूत शौर्य के उदय के कारण ब्राह्मण धर्म की विजय पताका सर्वत्र फहरा रही थी। किंतु साथ ही यह भी सत्य है कि बौद्ध धर्म का भी रूप बदल बदल कर अपनी जड़ें गहरी करने के लिए सर्वत्र प्रयत्नशील था। उसकी महायान शाखा के मंत्र, तंत्र, जादू, टोने, ध्यान धारणा आदि के अनेक प्रभाव निम्न स्तर के हृदयों पर छाए हुए थे। महायान शाखा के जनता हिंदू साधुओं की जितनी प्रतिष्ठा करती थी, उतनी ही प्रतिष्ठा बौद्ध सन्यासियों की भी थी। इनके प्रभाव से मनुष्य में आत्मविश्वास की कमी होती जा रही थी। शैव साधकों का बढ़ता हुआ प्रभाव इस दिशा में और अधिक सहायक हुआ। अब इधर देखो, यहाँ तक हम पहुँच गए थे हिंदू साधुओं, हाँ, उनके प्रभाव से शैव साधकों, मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है। इधर देखते हैं। शैव साधकों का बढ़ता हुआ प्रभाव इस दिशा में और अधिक सहायक हुआ। वे जनता को 84 लाख योनियों में भटकने का भय दिखाकर निरुत्साहित करने लगे थे। देखो, शैव साधकों को बढ़ता हुआ प्रभाव इस दिशा में और अधिक सहायक हुआ। वे जनता को 84 लाख योनियों में भटकने का भय दिखाकर, कौन दिखा रहे थे? भय, शैव दिखाकर निरुत्साहित करने लगे। धार्मिक स्थानों की दुर्दशा हो चली थी। व्यभिचार, आडंबर, अर्थ, लोभ आदि जिन दोषों का बौद्ध विहारों में प्राधान्य हो गया था, उन्हीं से हिंदू मंदिर भी ग्रस्त हो चले थे। पुजारी एवं महंत धर्म के सच्चे स्वरूप से अपरिचित होते जा रहे थे
तथा अधिकार और धन का प्रलोभन प्रबल हो चला था। सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण से महमूद की सफलता से जहां एक ओर शैव और जैन संघर्ष की सूचना मिलती है, वहीं उससे मंदिर में बड़े हुए विलास और धन संग्रह का भी पर्दा खुलता है कि लोग ये क्यों कर रहे हैं। देशव्यापी धार्मिक अशांति के इस काल में एक बाहरी धर्म इस्लाम का प्रवेश भी कम महत्व नहीं रखता। अशिक्षित जनता के सामने अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी, किंतु राह दिखाने वाले लोग ईमानदार नहीं थे। बौद्ध सन्यासी योगियों चमत्कारों का प्रभाव दिखा रहे थे। कौन? बौद्ध सन्यासी जो थे वो चमत्कारों का प्रभाव दिखा रहे थे। वैदिक और पौराणिक मतों के समर्थन खंडन मंडन की भूल भुलैया में पड़े थे। उधर जैन धर्म पौराणिक आख्यानों को नए ढंग से गढ़कर जनता की आस्थाओं पर नया प्रभाव जमा रहा था। वैष्णवों की धार्मिक कथाएं जैन कथाएं बनती जा रही थी। इस प्रकार नास्तिकता आस्तिकता का आवरण ओढ़ कर जनता से भ्रांत वातावरण बना रही थी। वैष्णवों के राम और कृष्ण, जिन्होंने पौरुष में विश्वास करके युद्ध को भी धर्म का अंग सिद्ध किया था, जैन धर्म की दीक्षा लेते हुए दिखाए जाने लगे थे। उधर बौद्धों का वामाचार जैन आश्रमों में प्रविष्ट हो चला था। कुल मिलाकर विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो चले थे। यह कहना कठिन हो गया था कि किसी धर्म की निश्चित साधना पद्धति का स्वरूप क्या है। हाँ, मति भ्रम का अंत करने वाली एक दार्शनिक लहर दक्षिण भारत से अवश्य आ रही थी, जिसके प्रचारक शंकराचार्य थे। तो इसी बीच जो शंकराचार्य आए थे, उनका जो मत था वो बिल्कुल सही था भक्ति के संबंध में। उनके अद्वैतवाद का प्रचार उत्तर भारत को एक नई प्राणवायु दे रहा था। तो अद्वैतवाद देखो भैया, उनका अद्वैतवाद, यह वायु बढ़ती ही गई। रामानुज, निम्बार्क आदि आचार्यों ने ज्ञान और भक्ति प्रधान आध्यात्मिकता का प्रसार किया, किंतु जन जीवन पर 15वीं शताब्दी के अंत से पूर्व इसका प्रभाव अधिक गहरा रंग नहीं ला सका। तात्पर्य यह है कि आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां अत्यंत विषम तथा असंतुलित थी। जनमानस पर गहरा असंतोष, क्षोभ और भ्रम छाया हुआ था। कवियों ने इसी मानसिक स्थिति के अनुरूप खंडन मंडन, हठ योग, वीरता और श्रृंगार का साहित्य लिखा। अब देखो सामाजिक स्थिति, पूर्वोक्त राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का देश की सामाजिक परिस्थितियां पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। युद्धों के समय उसे बुरी तरह पीसा जाता था। वह ईश्वर की ओर दौड़ती थी तो सर्वत्र भ्रम और असहायता की स्थिति मिलती थी। जाति पाति के बंधन कड़े होते जा रहे थे। उच्च वर्ण के लोग भोग करने के लिए थे तथा निर्धन वर्ण के लोग मानव श्रम करने के लिए ही पैदा हुए थे। नारी भी भोग्या मात्रा ही रह गई थी। वह क्रय विक्रय और एवं अपहरण की वस्तु बनती जा रही थी। सामान्य जन के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने के कारण साहित्य और शास्त्र का ज्ञान सामान्य जाति की नारियों व पुरुषों के लिए अपर्याय बना दिया गया था। सती प्रथा भी इस समय समाज का एक भयंकर अभिशाप थी। फलतः सामान्य जाति की नारी के लिए पुरुष का जीवन और मृत्यु दोनों ही भयंकर घटना बन जाते थे। अनेक प्रकार के अंधविश्वास बढ़ते जा रहे थे। साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों की ओर लोगों की दृष्टि रहने लगी थी। योगियों का गृहस्थों पर भयंकर आतंक छाया हुआ था। जीवन यापन के साधन दुर्लभ होते जा रहे थे तथा निर्धनता सदा घेरे रहती। भांति भांति के पूजा पाठ, तंत्र मंत्र तथा जाप जप करके भी लोग दुर्भिक्ष, युद्ध और महामारियों के संकट को नहीं टाल पाते थे। मतलब सामाजिक परिस्थिति की इस विषमता में जाने वाली जनता भाव के स्तर पर निरंतर ऐसे विचारों की प्यासी रहती
जो उसे सांत्वना देकर मानसिक शांति की ओर बढ़ा सके। हिंदी के कवियों को जनता की इस स्थिति के अनुसार काव्य रचना की सामग्री जुटानी पड़ी। अब बात करते हैं सांस्कृतिक परिस्थिति कि आदिकाल की सांस्कृतिक परिस्थिति क्या रही है। हिंदी साहित्य का आदिकाल उस समय आरंभ हुआ सांस्कृतिक दृष्टि से जब भारतीय साहित्य संस्कृति उत्कर्ष के चरम शिखर पर आरूढ़ हो चुकी थी और जब उसने भक्ति काल को अपना दायित्व सौंपा। उस समय भारत में मुस्लिम संस्कृति के सवर्ण शिखर स्थापित होने लगे थे।